आपको लिखवाया होगा ऑन पेज एसईओ के अंदर कैनोनिकल टैग। ये टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। छोटी सी चीज समझनी है मुझे। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? देखो भाई जरा एक बारी, यहाँ पे मैंने ना दो पेज ओपन किए, एक पेज ये आ गया और एक पेज ये आ गया। ध्यान से देखना दोनों पेजेस को। पेजेस में कुछ आपको सिमिलैरिटीज दिख रही हैं इस पूरे पेज के अंदर और इस पूरे पेज के अंदर हैं? इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं। पूरा पेज ही सिमिलर है, लेकिन इसमें इन दोनों पेज में क्या डिफरेंस है बताना जरा। ठीक है, दोनों पेज सिमिलर हैं लेकिन यूआरएल हमारी डिफरेंट है। तो अब इस कंडीशन में गूगल को लगेगा कि आप कोई स्पैम कर रहे हैं, क्योंकि गूगल का सिर्फ मानना यह है कि हमारे जितने भी यूआरएल आप बना रहे हैं हर एक यूआरएल के ऊपर आपके जो कंटेंट है वो हमेशा सेम डिफरेंट होना चाहिए। हर यूआरएल पे डिफरेंट होना चाहिए कंटेंट हम लोगों का, ठीक है। और अगर सेम हो जाता है तो हमारे लिए ये नुकसान हो जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपने पास में कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग क्या करेगा कि आपका जो भी एक प्राइमरी पेज है गूगल के सामने हम उस प्राइमरी पेज को प्रेजेंट कर देंगे। अब इन दोनों पेजेस के अंदर मुझे डिसाइड करना है कि मेरा जो मेन पेज है कि मेरा प्राइमरी पेज कौन सा है, और जो भी मेरा प्राइमरी पेज होगा उस पे मैं यूज कर लूंगा कैनोनिकल टैग, जिससे गूगल को पता लग जाए कि चाहे भले ही इसके पास में सेम कंटेंट से रिलेटेड 10 12 15 20 पेज है, लेकिन प्राइमरी पेज यही है, इसी को प्रायोरिटी देनी है, इसी को इंडेक्स स्क्रॉल कराना है एंड इसी पेज को ही रैंक कराना है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं कैनोनिकल टैग, ताकि हमारे अगर मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं सेम कंटेंट के साथ में तो किसी एक पेज को हम एज अ प्राइमरी पेज यहाँ पर काउंट करा सके। ठीक है, अब ये प्राइमरी पेज हमारा कैसे दिखाई देगा हमें और कहाँ पर हम लोगों को ये दिखाई देगा। हमें क्या करना है, ये टैग है और जैसे हम बाकी टैग ऐड कर रहे थे सेम इसी तरीके से आपको अपने इस पेज के ऊपर कैनोनिकल टैग ऐड करना पड़ेगा। और कैसे आप टैग ऐड करेंगे, सिंपली आप देखिए जरा।
इसी पे काम कर रहे थे ना कल पेज, हम उसी पेज को पूरा आगे बढ़ाएंगे। Excuse me, sir. Hello. देखो भाई जरा, इस टैग को मैं कहां पर ऐड करूंगा? सेम एडवांस में जाएंगे, जहां पर हम मेटा रोबोट्स ये ऐड कर रहे थे ना, ये आ गया हमारा कैनोनिकल। अब इस कैनोनिकल यूआरएल को हम लोग यहाँ पर डिसाइड कैसे करेंगे कि हमारी कैनोनिकल यूआरएल क्या है? इसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी आप पेज बना रहे हैं, जिस भी पेज को हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, उसका मेन यूआरएल उठाइए यहां से, और आपको ऐड करना होगा कैनोनिकल यूआरएल। तो जो मेन पेज आपने बनाया उसको लाइव कर दिया, उसकी यूआरएल क्रिएट हो गई है, उस सेम यूआरएल को कॉपी कीजिए, यहां पर लाकर ऐड कर दीजिए एडवांस में जाके। ठीक है, तो ये बन गई हमारी कैनोनिकल यूआरएल। तो अब चाहे इस कंटेंट को यूज करके हमारी वेबसाइट पर कितने भी पेजेस बन जाए, ठीक है, कितने भी पेजेस बन जाए, कोई इशू नहीं आएगा। आपको सिर्फ कैनोनिकल यूआरएल ऐड कर दीजिए, यही पेज हमारा प्राइमरी पेज काउंट किया जाएगा और इसी पेज को गूगल हमारे रैंक कराएगा। ठीक है, तो ये आपका कैनोनिकल टैग में काम। कोई भी आपसे पूछता है, हमसे अगर इंटरव्यू में, ये बहुत एक टेक्निकल क्वेश्चन हो जाता है। अब इसमें देखो दो चीजें हैं, ठीक है, रीति का भी करा रहा हूं मैं, समझिए वापस से जाके। एक होता है हमारे सामने कैनोनिकल एरर। अब जैसे मैंने आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाया, मेरी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, सेम डिफरेंट यूआरएल के ऊपर मल्टीपल सेम पेज हमारा चल रहा है। तो ये हो गई हमारी कैनोनिकल एरर। अब इस कैनोनिकल एरर से कैसे बचेंगे आप? इसको बचने के लिए हम लोग यूज करेंगे कैनोनिकल। आगे समझ में? एक बार और रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा जरा, कि जब हमारी वेबसाइट पे सेम पेज, देखो यहाँ पर ये पेज हमारा बिल्कुल सेम है, यहाँ पर ये बिल्कुल पेज सेम है, बस इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, हमारी यूआरएल का। तो गूगल इसको दो अलग अलग यूआरएल काउंट करेगा, जिसकी वजह से दोनों पेजेस के कंटेंट को कॉपी मान लिया जाएगा। भाई ये आपने पेज एक दूसरे से कॉपी कर रखा है, और कॉपी कंटेंट को चाहे हमारी ही वेबसाइट से क्यों ना हो, गूगल आपकी वेबसाइट को पेजेस को रैंक नहीं कराएगा। उस कंडीशन से बचने के लिए हम लोगों को कैनोनिकल टैग ऐड करना है। कहाँ पे करेंगे आप दोबारा से देख लो, जहाँ पे आप टाइटल डिस्क्रिप्शन सारी चीजें करते हो, यहीं पर ही एक ऑप्शन आता है, दैट इज एडवांस कैनोनिकल यूआरएल। यहाँ पर आप कैनोनिकल यूआरएल ऐड कर दीजिए, इसको अपडेट। ये हमारा बन गया कैनोनिकल टैग। अब इस कंटेंट को मेरे यूज करके मेरे पास चाहे कितने भी पेजेस मेरी वेबसाइट पर बन जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा यही पेज एज अ प्राइमरी पेज काउंट किया जाएगा और इसी पेज को गूगल रैंक भी करेगा। और बताइए, और कौन सा टैग था भाई? हैं? ओजी टैग, और ओजी साथ में और एक्स कार्ड। और देखिए जरा, इसके बाद में और कौन, देखो मेन क्या है, टाइटल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है, रोबोट टैग इंपॉर्टेंस हो गया हमारे लिए, पेज को क्रॉल कराना नहीं कराना है, एचआरईएफ लैंग टैग हम लोगों ने यूज कर लिया। देन उसके बाद में ऑथर टैग लगा दिया हमने, कैनोनिकल टैग लगा दिया। अब आता है हमारे पास में ओजी टाइटल और ओजी।
ये देखो ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा कि अगर मैं अपने किसी भी पेज को किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर पब्लिश करता हूं, तो वहां पर हमारी उस सेम पोस्ट का क्या इंटरफेस दिखाई देता है। इंटरफेस मतलब सिंपली आपको कहाँ पे जाना है भाई, जैसे मेरा इसी पेज पे हम काम कर रहे हैं, ये मेरी यूआरएल हो गई, तो मैं अब क्या करूंगा, इस यूआरएल को मैंने किया अपने पास में कॉपी, यहाँ पे गया, जाकर मैंने पोस्ट कर दिया। तो भाई देखो ये टाइटल आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट का नाम ही आ गया ना एक तरीके से। तो कोई भी यहाँ पर ना टाइटल दिखाई दे रहा है ना ही कोई डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पे अगर कोई इस पोस्ट को पढ़ता है उसका एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि मेन पेज का टाइटल क्या है, आप क्या रीड कर रहे हो, क्या इसके अंदर कंटेंट ऐड किया गया है, प्लस में इसकी कोई इमेज होनी चाहिए, आपके कंटेंट पर कोई आपकी ओजी इमेज आनी चाहिए। तो ये टैग हमारा तब यूज किया जाता है जब हम अपने सेम कंटेंट को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि ऐसा ना दिखाई दे हमारा पेज, इसके लिए आपको जाना है जस्ट पेज के ही नीचे, यहाँ पे एसईओ आ रहा है, रीडेबिलिटी स्कीमा, और हम आ गए यहाँ पर सोशल में। ठीक है, सोशल में जाने के बाद में क्या करना है आपको, सबसे पहले एक सोशल इमेज ऐड करनी है। सोशल इमेज कैसी होगी कि जब आप इस कंटेंट को गूगल पे या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पर शेयर करेंगे, तो वहां पर क्या इमेज दिखाई देगी, होता है ना, जब आप जाते हैं सोशल मीडिया पे कोई भी आप न्यूज आर्टिकल देखोगे तो वहां पर एक इमेज होती है, टाइटल भी होता है, डिस्क्रिप्शन भी होता है। तो हमें एक इमेज ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पर मैंने करा सेलेक्ट द इमेज। फिर इसके बाद में एक मैंने सोशल टाइटल ऐड कर लेना है जो मेरा वहां पर दिखाई देगा। मैं क्या कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट बनाने से बचने के लिए जो मेरा मेटा टाइटल है उसी को मैंने एज अ ओजी टाइटल या सोशल टाइटल यूज कर लिया। ओजी का मतलब होता है ओपन ग्राफ। ठीक है, इमेज ऐड करी, यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन ऐड किया, इसी को हम जस्ट नीचे थोड़ा सा लेकर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, फिर आ जाती है एक्स अपीयरेंस, यानी कि एक्स इमेज, एक्स टाइटल, एक्स डिस्क्रिप्शन। अब इसमें देखो डिफरेंस क्या है, जो हमारे लिए ट्विटर यानी कि एक्स होता है वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, वो क्या है, वो एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो दोनों पर ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और ट्विटर पे काम करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हम लोगों का डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, दोनों का ही जो अपीयरेंस आएगा वो डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर भी टाइटल डिस्क्रिप्शन अपने बनाने पड़ेंगे, ये जो हमें एक्स पर दिखाई देगा यानी कि ट्विटर पर दिखाई देगा। तो जो भी हम लोग यहाँ पर एक्स, इसको ट्विटर कार्ड्स या एक्स कार्ड भी बोल देते हैं। तो ट्विटर पर आपका पेज कैसे दिखाई दे, टाइटल कैसे दिखाई दे, आपका डिस्क्रिप्शन कैसे दिखाई दे, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया भाई। ठीक है, और क्या कर दूंगा मैं इसको यहाँ पर अपडेट कर दूंगा। ये हो गया हमारा ओजी टाइटल और ओजी, ये अपडेट हो गया। पेज को भी जाकर मैं एक बार इसको अपडेट कर दूंगा, जो भी चेंजेस करे हैं हमने यहाँ पर आ गए। कॉपी, देखो वापस से मैं गया यहाँ पे, उसको कर दिया मैंने पोस्ट, पोस्ट आ जाएगा।
सर्वर या तो इसने अपडेट नहीं कर रहा, ये फ्री वाला सर्वर है ना, इसको अपडेट नहीं करना है। एक काम करते हैं, ये ले ही नहीं रहा, फ्री वाली वेबसाइट है ना, इसलिए दिखा नहीं रहा इसमें। कोई और वेबसाइट कर दूं? देखिए जरा यहाँ वही वेबसाइट है ना, वो फ्री वाला सर्वर है तो शायद अपडेट नहीं कर पा रहा इस पे। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने अपने पोस्ट करा, ये तो होगा मेरा ओजी टाइटल और ये हो गया ओजी, सेम इसी को ही कर दोगे तो इसको दिखा देगा। देखिए टाइटल डिस्क्रिप्शन, तो ये मेन टैग्स हैं हमारे। अब अगर हमें देखो यहाँ पे सिंपली हमें क्या समझना है कि मुझे अगर अपनी कोई भी एक वेबसाइट रैंक करानी है, सबसे पहला तो स्टेप हमारे लिए क्या था कि हमें क्या करना है, कीवर्ड रिसर्च करने थे। फिर एक प्राइमरी कीवर्ड यूज करके अपना पूरा एक पेज बना लिया, या हमने पूरा कंटेंट बनाना था। कंटेंट बनाने के बाद में उसका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हेडर पार्ट ऑप्टिमाइज किया। हेडर पार्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोगों को ये कुछ टैग अपनी वेबसाइट पे ऐड करना। ये सारे टैग ऐड होने के बाद में फिर हमारी वेबसाइट नेक्स्ट प्रोसेस क्या था, इंडेक्स हो जाएगी और रैंकिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने सिर्फ हेडर पार्ट ऑप्टिमाइजेशन किया है। ऑन पेज एसईओ के अंदर मैंने आपको कौन कौन से बताए थे ऑप्टिमाइजेशन, बताना जरा। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में मैंने क्या क्या आपको बताया था कि कैसे हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, कल बताया तो था। और बताओ मुझे और क्या बताया था मैंने आपको ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बताना था। भाई एक बार समझ लीजिए जरा, सबसे पहले मुझे ये बताओ आप कि एक तो मैंने आपको बताया था ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में कि आपको क्या करना है, हेडर पार्ट ऑप्टिमाइजेशन करना, और क्या बताया था, और बताओ भाई जरा एक बारी, और क्या था। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है बताना जरा आप लोग, थोड़ा सा मुझे बताओ एक बारी, क्या होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। बताओ भाई जरा बताओ क्या होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। और बताइए भाई क्या होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, बताओ भाई बताओ, बोलो। बोलो बोलो बोलो। सारी चीजें देखो मेरा अपने पास क्लास तो रिकॉर्ड हो ही रही है, ठीक है। जो भी आपसे पूछा गया अभी रिसेंटली, मैं मानता हूँ कि एक हफ्ता भी हमें निकला नहीं होगा कि हम ये चीजों पर, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई 2-3 महीने पहले चीजें की थी, मैं दोबारा से आपको पूछ रहा हूँ। तो लास्ट वीक के सारे सवाल थे, तो लास्ट वीक नहीं समझो इसी वीक की है, मंडे ट्यूजडे की, है ना। वो आप इजिली आप छोटे छोटे सवालों के जवाब आप नहीं दे पा रहे। होगा क्या, कल इंटरव्यू में जाओगे आप
ठीक है, फिर आप ये समझ लेना भाई आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है आज की तारीख में कि आप ये कहें कि हमसे कुछ हमें सिखाया नहीं गया, क्योंकि इंटरव्यू में यही सवाल पूछे जाएंगे जो मैं आपको करा रहा हूँ। आप जवाब दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं, वहां से मेरी अपनी जिम्मेदारी खत्म है। जो मैंने सिखाया जो पढ़ा रहा हूँ उससे कुछ अलग आता है और वो आपको नहीं आता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि उन चीजें मैंने आपको नहीं कराई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं सारी आपके ऊपर ही छोड़ते जा रहा हूँ। अब चलते हैं वापस, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यानी कि हमें करना है बॉडी पार्ट। ठीक है, बॉडी पार्ट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा कि अब यूजर ने, मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई भी अपना कीवर्ड सर्च किया, कीवर्ड सर्च करने के बाद में मुझे यहाँ पर रिजल्ट दिखाई दिए। रिजल्ट दिखने के बाद में यूजर हमारे इस पेज पे क्लिक करता है और डायरेक्टली आ जाता है हमारी वेबसाइट पे। अब हमें यहाँ पे समझना है कि जो भी हम लोग अपने पास में वेबसाइट बना रहे हैं, सो वेबसाइट बनाने का मेन हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। कुछ ना कुछ हमें वहाँ पे कन्वर्जन एक्शंस चाहिए। अब कन्वर्जन एक्शंस क्या हो सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है तो सेल्स चाहिए, सर्विस वेबसाइट है तो आपको लीड चाहिए, या अगर आपके पास में कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो यहाँ पर आपके मल्टीपल पेजेस को ओपन किया जाए। यही 2 से 3 ऑब्जेक्टिव हम लेके चलते हैं। बाकी सारी चीजें डिपेंड करती है हमारी वेबसाइट के ऊपर। होटल की वेबसाइट है तो बुकिंग होनी चाहिए, ट्रैवल की वेबसाइट है तो बुकिंग होनी चाहिए, टिकट बिकने चाहिए, यही होगा ना। इवेंट्स की वेबसाइट है तो इवेंट के टिकट बिकने चाहिए। हमका अपना अपना कन्वर्जन हो गया। तो अब यूजर जो वो कन्वर्जन करेगा, यूजर जो एक्शन लेगा, वो एक्शन हमारे कहाँ पर होंगे, सीधी सी बात है हमारी वेबसाइट के ऊपर होंगे। तो हमें जो सर्च इंजन का जो पार्ट है, जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे पेज से रिलेटेड, हमारे पेज को रैंक कराने के लिए, तो वो काम हम लोगों ने यहाँ से खत्म कर दिया अपने इन सारे टैग्स को ऐड करने के बाद में। ये हमारा वन टाइम प्रोसेस है, काम खत्म। इसको आप चेंजेस कर सकते हैं बाद में, अपडेट जो है इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन ये वन टाइम प्रोसेस है, रोज रोज हम टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। सेम पेज हमारा रैंक हो जाता है। एसईओ में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही भाई एक चीज बताई थी, आप ना प्रॉपरली उसकी डेफिनेशन को भी आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। कोई कह रहा है रैंक कराना है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। देखो एसईओ की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि वेबसाइट हमारी रैंक हो भी जाती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वेबसाइट रैंक होने के बाद में कन्वर्जन होने चाहिए, जरूरी तभी हमारा उस एसईओ को करने का मेन ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अब वो कहाँ से होगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का जो ये पार्ट यूजर को हमारा दिखाई देगा, जो पेजेस ओपन होंगे सामने यूजर के प्रेजेंट होंगे, इसको हम बोलते हैं हमारी वेबसाइट का बॉडी पार्ट। तो इसको भी हमें ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि वेबसाइट रैंक कराना वो हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। वेबसाइट रैंक कराकर ट्रैफिक लाए और वो ट्रैफिक एग्जैक्टली हमारा क्वालिटी वाइज बेस्ट हो। और यहाँ पे आने के बाद में फिर जो भी हम लोग करना चाहते हैं, 30 देखो ये भी कुछ ना कुछ कर ही रहा है भाई, मोस्ट भी ये भी अपना टूल बेच रहा है बैठ के। कहीं ना कहीं सबका एक काम करने का यहाँ पर तरीका है आपके पेज के। तो हम इस पेज के ऊपर आ जाते हैं अपने पास में। अब इसको हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, इसके लिए हम लोगों को सिंपल एक टेक्निक यहाँ पर दी जाती है। मैं देखो यहाँ पर आपको सिंपली इसी के अंदर बता रहा हूँ। वापस गया मैं फिर से एसईओ के ही अंदर, तो ये टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन टैग, रोबोट, कैनोनिकल, ऑथर, लैंग टैग, सारी चीजें होने के बाद में तो कंप्लीट हमारा हेडर पार्ट ऑप्टिमाइज हो जाता है। इसके बाद में फिर हम इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाएंगे भाई, यहाँ पर फिर आता है हमारे पास में एसईओ एनालिसिस। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपके पेज पे आपने जो भी ऑप्टिमाइजेशंस की है उस पूरे ऑप्टिमाइजेशंस को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद में फिर ये आपको बताएगा कि आपने क्या काम ठीक किया है या ठीक नहीं किया। ठीक और गलत वो कैसे यहाँ पे कर लेता है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना फोकस की फ्रेज में कीवर्ड, और अब ये यहाँ पर ये कुछ मुझे एनालिसिस रिजल्ट दे रहा है। इस रिजल्ट को आप समझेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है एसईओ टाइटल विड्थ। मुझे बताइए भाई जरा एसईओ टाइटल होता क्या है, बताओ क्या होगा एसईओ टाइटल। आप ईमानदारी से एक बात बताना, कितने लोगों ने अपनी वेबसाइट पर एक भी पेज डालकर इस तरीके से टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन या हेडर पार्ट ऑप्टिमाइज किया, ईमानदारी से बताना। झूठ बोलोगे अपने लिए, कितने लोगों ने किया। पहले ही दिन आपको ना एक चीज मैंने बता दी थी कि भाई देखो प्रैक्टिकल चीज है,
नहीं करोगे कुछ याद नहीं रख पाओगे, चाहे आप मेरे को रोज एक ही चीज रटाता रहूं मैं, नहीं आपको समझ पाओगे आप। जब तक प्रैक्टिकली चीजों को इम्प्लीमेंट कर करके नहीं देखोगे, उसके आउटकम्स नहीं मिलेंगे, सब चीजें बेकार है आप लोगों के लिए। अब यही प्रॉब्लम है, देखो आगे मैं पढ़ाता चला जाऊंगा कोर्स को, आप कहोगे मैं 2 महीने में कोर्स खत्म करके आपके हाथ में सर्टिफिकेट दे दूंगा, लेकिन उसके बाद में जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी कि आपको क्या आया क्या नहीं आया। प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, सब चीजें बेकार है, कोई फायदा नहीं है। ये चीज समझिए आप भाई। देखो आप मेरी बात समझ लीजिए, आपके ना कोर्स करने के लिए फीस दी है, फ्री में कोई नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे, और ना मैं आपको फ्री में पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे मुझे पैसे मिलते रहेंगे, लेकिन आपका पैसा खराब हो जाएगा, ये चीज का ध्यान रखना। खुद समझो, आप अपने पैसे दिए हैं ना, उसकी कोई पैसे भी ऐसे नहीं कि आपने 1,000-500 दे दिए होंगे भाई, ऐसा भी कुछ किसी का कोई कोर्स नहीं होगा। उस चीज की वैल्यू क्यों नहीं निकाल पा रहे हो आप लोग। एसईओ टाइटल क्या होता है भाई, मेटा टाइटल। अरे यार एक चीज देखो ना, आप यहाँ पर अगर आप जाओगे तो अगर आप स्लग टाइटल बनाते हो तो लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास में एसईओ टाइटल। तो ये कह रहा है एसईओ टाइटल विड्थ। विड्थ मतलब क्या है कि जो आप एसईओ टाइटल यानी कि अपना मेटा टाइटल जो ऐड कर रहे हो उसकी जो विड्थ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट इन द सेंस, परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो गूगल की वहां पर स्निपेट एल्गोरिथम मैंने आपको बताई थी कि 580 पिक्सल्स या फिर 60 एवरेज 60 कैरेक्टर, वर्ड नहीं भाई कैरेक्टर्स, एवरेज 60 कैरेक्टर्स, तो उस लिमिट को आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होगा, ये रेड हो गया, और रेड होते देखो ये कहाँ पे चला गया, प्रॉब्लम्स के अंदर। उसने यहाँ पे दिखा दी प्रॉब्लम के भाई देखो द एसईओ टाइटल इज वाइडर देन द व्यूएबल लिमिट, ज्यादा कर रहे हो आप। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी चीजें आपको बताएगा। अब देखो मैंने आपको एक दिन पहले ही ये चीज बताई थी, फर्स्ट क्लास में ही बताई थी कि आप लोग काम कर रहे हैं वर्डप्रेस पे, टूल आपकी हेल्प करता रहेगा, लेकिन हर जगह पर आपके टूल हेल्प नहीं करेगा। ये तो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, कल कोडिंग की वेबसाइट मिल जाए आपको, स्टैटिक डायनामिक किसी भी फेस में आप चीजें नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, 10 चीज करोगे एटलीस्ट आपको एक तो याद रहेगी। तो ये एसईओ टाइटल विड्थ हमारी परफेक्ट है, गुड जॉब। टेक्स्ट लेंथ, अब ये कह रहा है मेरे पास में कि भाई आपने जो ये कंटेंट बनाया है इस कंटेंट में हमारे पास में आते हैं 4,000 वर्ड्स आपने यूज किए हैं, दैट्स गुड, गुड जॉब। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों कह रहा है, आपको क्या लगता है मुझे बताइए जरा अपना थोड़ा दिमाग खोलकर यहाँ पर, कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है क्या ये 4,000 वर्ड ठीक कह रहा है। कितने वर्ड होने चाहिए, कितने वर्ड होने चाहिए बताइए आप, एवरेज एक एक अपना दिमाग लगाकर बताइए। ठीक है, और बताइए भाई कितने वर्ड होने चाहिए एक पेज के अंदर, बताओ भाई आप लोग। वो तो कर रहा है डिसाइड, आप बताओ आप कैसे डिसाइड करोगे। मैंने भाई टेक्स्ट कंटेंट, टेक्स्ट बता रहा है वो पूरा पेज, 4,000 वर्ड कहाँ पे, टाइटल डिस्क्रिप्शन में थोड़े तरीके हैं। तो जो हमारा पेज होता है, हमारे पेज पर एवरेज कितने वर्ड्स होने चाहिए बताओ। कॉमन सेंस यूज करो भाई, थोड़ा सा जो भी है थोड़ा बहुत लेकर आए हो या लेकर ही नहीं आए हो, कॉमन सेंस लाए हो। तो ये कह रहा 4,000 है ठीक है, उसने कैसे कह दी ये बात कि 4,000 ठीक है, क्या पता 4,000 पे रैंक ना हो है भाई। ठीक है, और बताइए भाई, और क्या आपको क्या समझते हैं, 4,000 पे वो कह रहा ठीक है, वो तो कह देगा 200 वर्ड पे भी कह देगा ठीक है, फिर टाइटल की बात ही नहीं कर रहे, छोड़ दो टाइटल डिस्क्रिप्शन को, भूल जाओ फिलहाल के लिए। बताइए भाई, और कुछ बताइए, दिमाग लगाइए अपना बैठ के, बताइए भाई दिमाग लगाओ। और क्या सोचते हैं, दिमाग देखो भाई, मेरी बात समझिए प्लीज जरा। देखो आप एक चीज समझिए, आप लोग इंटरव्यू में जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा डिजिटल मार्केटिंग, हो सकता है किसी ने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया हुआ हो, किसी का आने वाला हो रिजल्ट, तो आप वहां पर भी जा सकते हैं इंटरव्यू में, है ना, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती है, टाइम कुछ नहीं पता।
तो आप लोग जवाब जब देते हैं किसी भी चीज का, तो आपसे कोई सवाल जब पूछा जा रहा है तो एटलीस्ट उस सवाल को ढंग में आप सुन तो लें। जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसके आप सामने देखोगे कि भाई वो क्या पूछ रहा है, तो हो सकता है आपका दिमाग चल जाए। अब दिमाग इधर उधर होगा तो वो एकदम डाइवर्ट हो जाएगा। आप एसी को देखने लगोगे ये कैसे कूलिंग कर रहा है, पंखे को देखोगे कैसे चल रहा है, लाइट रोशनी कैसे कर रही है ना। तो हर चीज कुछ ना कुछ काम कर रही है ना लॉजिकल। यही एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि योस्ट एसईओ मुझे ये कह रहा है कि भाई आपने 4,000 वर्ड यूज किए हैं, दैट्स अ गुड जॉब। तो उसने ऐसा क्यों कहा, एनालिसिस उसने किस आधार पे कर लिया है, उसका मेन आधार क्या है यहाँ पे बताने का। और बताइए भाई। एक चीज समझ लीजिए, देखो कुछ भी हम लोग काम करेंगे, मुझे अगर कोई भी वेबसाइट रैंक करानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली जाऊंगा, सबसे पहले मुझे क्या देखना है, अपना कीवर्ड। मैं गूगल पे गया और वही सेम कीवर्ड मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया। अब मैं ये देखता हूँ जाकर कि इस कीवर्ड के ऊपर जितने ब्लॉग्स या वेबसाइट ऑलरेडी रैंक हो रखे हैं, उन ब्लॉग में या उन पेजेस के अंदर कितना कंटेंट यूज किया गया है। तो मैंने देखा कि यार फर्स्ट पेज वाला जो है वो 2,000 वर्ड यूज कर रहा है, सेकंड वाला 1,800 कर रहा है, तीसरे वाला 2,300 वर्ड यूज कर रहा है, चौथे वाला 1,900 वर्ड यूज कर रहा है। आप देखना इससे कम ज्यादा, यानी कि एक एवरेज लिमिट हम लोगों को पता लग जाती है। तो जो काम हो रखा है ऑलरेडी, एक चीज आप समझिए, जो काम हो रखा है ऑलरेडी, तो उसमें हमें ज्यादा दिमाग मारना ही क्यों है। आप सिंपली जाकर चेक कर लो जिसकी कीवर्ड पे वेबसाइट रैंक करा रही है कि गूगल जो रैंक करा रहा है कितने वर्ड्स को करा रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर फर्स्ट वाला 2,000 वर्ड पे है तो दूसरे वाला 200 वर्ड पे हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट वो जो वर्ड लिमिट है ना आपकी, वो एवरेज तो वहां पर मेंटेन करेगी ही करेगी। तो आपको चाहे ये कहे 4,000 वर्ड, मैंने आपसे कहा है ना, ये तो आपको 4,000 से काउंट करके भी बता दिए, लेकिन मैनुअली आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है भाई। तो आपको पहले जाकर ये मैनुअली चेक करना पड़ेगा। वो आपसे कहे कि 4,000 ठीक है, वो कहे आपसे 8,000 ठीक है, वो कहे आपके 200 वर्ड ठीक है। आपको किसी भी टूल की या किसी भी प्लगइन की बातों को नहीं मानना है। ये चीज आप लोग समझ लीजिए। आई बात समझ में भाई। इतना बड़ा एवरेज होता ही नहीं है, एवरेज तो होता ही है 10 50 का बस। हाँ, इतना वर्ड गूगल ऑलरेडी रैंक करा रहा है, हमें भी उतने ही वर्ड्स के लिए वर्ड लिमिट अपनी यूज करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है जी। क्या करेंगे, आप ऐसे देखो, देखो भाई, ऐसे पता लगेगा ना आपको, ऐसे गिनना देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ये काम मैंने आपको कहा सारी चीजें मैनुअली तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे टूल है इस दुनिया में, यहाँ पे जाइए, उठाइए, अपने वर्ड को कॉपी करके पेस्ट कर दो, उसने बता दिया देखो 94 वर्ड्स है, 595 करेक्ट। आया समझ में। जब भी आप काम करना स्टार्ट करोगे आपको यही दिमाग लगाना है, ये चीजें कुछ चीजें मैनुअली भी करनी पड़ती है हम लोगों को। फिर ये कह रहा है हमसे की फ्रेज इन सब हेडिंग्स, की फ्रेज इन सब हेडिंग्स। अब ये सब हेडिंग्स का मतलब क्या होता है, आप लोग एक चीज देखिए छोटी सी यहाँ पे, कि अगर मैं कोई भी एक पेज रैंक करा रहा हूं, देखो एक हेडिंग, देखो यहाँ पर फिर हेडिंग्स। अभी हम जो अपना पेज बना रहे हैं, हम भी तो क्या यूज कर रहे हैं,
तो हमारा पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो कैसे किया हुआ है, हेडिंग्स के साथ में है? क्या कर रखा है, हेडिंग्स के साथ में। तो ये क्या होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग टैग। क्या बोलते हैं भाई, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग जनरली होते कितने तरीके के हैं, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग होते कौन से हैं, जब हम लोग अपना पेज बनाते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ हेडिंग्स, तो ये होते हैं पैराग्राफ। तो अपने कंटेंट को हम लोगों को हेडिंग्स में डिवाइड करना पड़ता है। बताइए हम लोग ऐसा क्यों करते होंगे, बताइए भाई जरा, ऐसा क्यों करते होंगे हम लोग, ऐसा क्या रीजन आ गया हम लोगों के सामने, क्यों लिख रहे हैं हेडिंग, ऊपर से नीचे तक एक पूरा पैराग्राफ ही ना लिख के कंटेंट छोड़ दे बना के। बिल्कुल सही बात, कि यूजर का इंटरेस्ट चला जाएगा। अगर हमारा कंटेंट हेडिंग्स में रहेगा और उन हेडिंग्स को हम लोग प्रॉपरली डिस्क्राइब करते रहेंगे तो यूजर का भी इंटरेस्ट आपके कंटेंट में बना रहेगा। पहली चीज तो ये है। दूसरा क्या है, एक और आपको मैं चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई। देखो जरा, यहां से पेज हमारा स्टार्ट हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, what are the benefit of buying a health insurance plan, what are the different type of the health insurance plan, what is the benefit cover, what are the top reasons, how to pick a suitable comparisons, what is the need of health care, what are the fixed benefit of health insurance, key factor to consider before this do your health insurance, do your, तो इन सारे हेडिंग्स में आपको क्या समझ में आ रहा है, देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या सिमिलर आपको दिख रहा है, क्या सिमिलरिटीज है हेडिंग सीरीज में, क्या सिमिलरिटीज आप लोगों को दिखाई दे रही है, बताइए जरा। देखिए, आप लोगों ने अभी मुझे एक सवाल नहीं पूछा कि हम लोगों ने जब कीवर्ड रिसर्च सीखा था तो एक तो हमारा प्राइमरी कीवर्ड हो गया था, हमने उसी साथ में कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स भी यूज किए थे। अब उन सेकेंडरी कीवर्ड का करना क्या है, आप लोग दिमाग लगाते ही नहीं है, क्योंकि आपने कीवर्ड रिसर्च ही नहीं किया था, तो आप कैसे दिमाग लगाएंगे। वो तब हो पाएगा जब आपको कोई प्रॉपर पेज बन पाएगा। तो कैसे आप निकालोगे भाई यहाँ से, अगर आपको प्राइमरी कीवर्ड्स और सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज करने हो, कैसे करोगे। प्राइमरी कीवर्ड तो हमारा होगा मेन, जो हमारा मेन टॉपिक कंटेंट ही हमारा उसी से रिलेटेड बना हुआ है। तो अब सेकेंडरी कीवर्ड्स हम लोगों को क्या करना है, वो सेकेंडरी कीवर्ड्स हमारे यूज होते हैं हमारी वेबसाइट के, हमारे वेब पेज के हेडिंग टैग्स के अंदर। क्योंकि हेडिंग टैग देखो भाई, अगर आप यहाँ पर देखोगे कुछ तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा ना इस पेज के अंदर और इस पेज के अंदर। इस हेडिंग में उसमें कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है, चीजें ज्यादा हाईलाइट हो रखी है। तो हाईलाइट में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो पूरे पेज की अब हमारे बिजनेस की मेन चीज होगी, हाईलाइटेड पॉइंट वही तो डलेगा। तो हम जो हमारे मेन यहाँ पे जैसे आ रहा है ये वाई बाय हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन। अब कीवर्ड है, जैसे मैंने आपने मुझसे कहा कि भाई मुझे हेल्थ, मैंने आपसे कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करना है, ठीक है, आप लोग ऑनलाइन ही खरीद लो, मैंने कहा नहीं किसी को बुलाऊंगा नहीं, ऑनलाइन ही खरीद लो। तो मैं मन में क्यूरियोसिटी आएगी ना भाई,
कि मुझे क्यों ऑनलाइन की खरीदना चाहिए, तो यूजर ऐसे ही तो सर्च करेगा, व्हाई वी शुड बाय हेल्थ इंश्योरेंस ऑनलाइन। अब वो चीज अगर आपके कंटेंट में अवेलेबल होगी तो पेज आपका दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। एक ही चीज आपको मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ कि आप किसी भी कीवर्ड पे वेबसाइट को रैंक करा लीजिए, अगर वो आपका पेज कंटेंट में कीवर्ड अवेलेबल है या उससे रेलिवेंट कुछ चीज अवेलेबल है, यूजर कुछ भी सर्च कर ले XYZ ABC, वो चीज अगर कंटेंट में अवेलेबल है तो हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना है, उन मेन टॉपिक्स को या मेन कीवर्ड्स को या उन सेकेंडरी कीवर्ड्स को यूज करना है अपनी वेब पेजेस में एज अ सब हेडिंग्स। ये काम होता है हमारा सब हेडिंग का, यूजर का इंटरेस्ट बना रहे, सर्च इंजन का इंटरेस्ट बना रहे, मेन टॉपिक्स को हम कवर कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और, आप स्कूल कॉलेज में जाते थे, गए हो स्कूल कॉलेज में, वहां पे जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो वहां पे ये होता है ना कि भाई ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 10 पॉइंट उसको लिख दीजिए, उसको आप डिस्क्राइब कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे नंबर। ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्यों होता है? इसको लिखने वाले को भी आसानी, पढ़ने वाले को भी आसानी और समझने वाले को भी आसानी, है ना? यही सेम चीज है ना। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पूरे कंटेंट को हेडिंग्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चले जाएंगे। अब इसमें भी भाई अभी एक दो तीन चीजें और आ जाती हैं। तो ये जो हेडिंग टैग्स होते हैं जनरली हमारे पास में कितने तरीके के होते हैं बताइए जरा। ये होते हैं हमारे पास में 6 टाइप्स, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर दिया भाई, हेडिंग तो हेडिंग है, तूने ऐसा क्यों किया कि ये H1 बना दी, H2 बना दी, H3 बना दी, ऐसा क्यों किया गया? वो तो मुझे पता है, वो तो हम बना तो रहे थे। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, हर एक चीज की, हर एक पॉइंट की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है? तो इस गूगल ने यहाँ पे करा, अगर आप लोग सभी को देखो, यहाँ पे 6 टैग हमारे पास में आ गए, अगर मैं सभी हेडिंग्स एक साथ डालते चला जाऊंगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा या सर्च इंजन को पता नहीं चल पाएगा कि किस हेडिंग को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। तो जैसे ये H1 है, H1 का आपको क्या करना है भाई, हमेशा ध्यान रखना कि H1 टैग आपको अपने पूरे के पूरे पेज के अंदर कितनी बार यूज करना है, सिर्फ एक बार। अभी H1 टैग कैसे एलिमेंटर चलाया था आप लोगों ने, जब हेडिंग बनाते थे वहां पे नीचे लिखा आता था ना H1 H2, अब तो है ना वो वहीं पे होगा। सेम अगर हम यहाँ पे बात करें अपने पेज के अंदर कि भाई मेरा कंटेंट जो है इस पूरे पूरे ब्लॉक को मैं हेडिंग टैग्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या बना हुआ है, इसको मैं क्या बना दूं, H1 थोड़ा सा साइज ज्यादा हो गया। ये भी एक हेडिंग है, क्लिक करके देखो ये कौन सी बनी हुई है, ये भी H3 बन गई। वाई इज इम्पोर्टेंट, ये भी H2 बन गया, ये भी हमारा H2 बन गया है। ये H3 साइज से पता लग ही जाता है वैसे। फिर हम गए अपने इस पेज के ऊपर, ये हमारा मेन हेडिंग, मेन हमारा टाइटल हो गया। तो भाई आप एक चीज समझ लीजिए, जो हम लोग ये टाइटल बना रहे हैं तो ये हमारा H1 तो बन गया बाय डिफॉल्ट, ठीक है? बाय डिफॉल्ट ये हमारा H1 बन गया है। तो मैंने आपको क्या बताया है अभी, H1 कितनी बार यूज होगा, अब हो तो गया, उसको तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, तो उसको हम भूल जाते हैं अभी फिलहाल के लिए। फिर उसके बाद दूसरा टैग कौन सा बचता है, H2 कितनी बार यूज करना है, किसने कहा 2 बार भाई, ऐसा नहीं कर सकते भाई, थोड़ी ना नाम लिखा तो वैसे ही हो जाएगा। अगर आज के जमाने में किसी का नाम राम है तो राम थोड़ी हो जाएगा, नाम से पहचान मत करो, है जी? नहीं भाई, जरा काउंटिंग समझ लीजिए प्लीज, हेडिंग टैग समझ लो आप। देखो, कहा जाता है कि आप 2 बार यूज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको इस चीज के लिए नहीं फोर्स करूंगा कि आप 2 बार यूज करो, मर्जी है आपकी कितनी बार भी यूज कर लेंगे। डिपेंड करता है हमारे कंटेंट के वर्ड्स, यानी कि आपके कंटेंट की लिमिट के ऊपर कि वर्ड लिमिट आपकी क्या कह रही है। आपने ब्लॉग बनाया 7000 वर्ड का, और 7000 वर्ड में आपने लिखे हैं भाई 100 वर्ड के पैराग्राफ, तो कितने पैराग्राफ हो गए, 70।
अब 70 में आप क्या करेंगे, कितने हेडिंग्स लगाएंगे? चलो अपने H1 एक हो गया, H2 दो बार, अब दो बार यूज खत्म करने बाद बचे कितने? 68 पैराग्राफ। अब 68 में ऐसा तो है नहीं कि भैया आपने जो मेन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वही लिख दिए दो बार, इंपॉर्टेंस तो कुछ भी हो सकती है ना। तो अगर आप जनरली 2000 वर्ड तक कोई पोस्ट बना रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं पेज में या अपने ब्लॉग में, तो आप दो बार यूज कर लो। उसके ऊपर जा रहा है 3000 वर्ड, तो 3 बार यूज कर लो। 4000 वर्ड है तो 4 बार यूज कर लीजिए, क्योंकि जो भी मेन आपका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड होगा और उसी से मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा रेलिवेंट चीज आप अगर यूजर को बता रहे हैं तो उसको आप H2 बनाएंगे। आप जिस भी हेडिंग को या जिस भी वर्ड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहेंगे वो आपको ऐसा H2 यूज करनी पड़ेगी। उससे कम इंपॉर्टेंस वाली कोई हेडिंग है H3, उससे कम है H4, सबसे कम है H5, और जिसकी कोई वैल्यू आप नहीं रखना चाहते हैं उसको H6 में काउंट कर लीजिए। लेकिन H1 सर एक ही बार यूज होगा, क्योंकि मेन टॉपिक तो एक ही बार आएगा ना, इसलिए आपको अपने इन हेडिंग टैग्स पे काम करना पड़ता है। पूछ लेगा कोई आपसे, बताइए हेडिंग टैग्स क्या होते हैं, तो हम बता सकते हैं हेडिंग टैग्स क्या होते हैं। क्लियर हुई भाई आपको हेडिंग टैग्स की बात? तो वापस चले हम। अब ये हमसे परेशानी क्या बता रहा है, समझ में तो आ गया हम लोगों को, लेकिन योस्ट रेशियो ने हमें क्या परेशानी बताई है यहाँ पर कि भाई 13 ऑफ योर H2 H3 सब हेडिंग रिफ्लेक्ट द टॉपिक ऑफ योर कॉपी, गुड जॉब। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भाई आपके पेज में 13 सब हेडिंग्स ऐसी हैं जिसमें आपके H2 और H3 बने हुए हैं, और आपका टॉपिक ऑफ योर कॉपी, मतलब टॉपिक क्या है आज हमारा इस पूरे पेज का? एसईओ। तो आपके इन हेडिंग्स में ये आपके कीवर्ड्स यूज हो रखे हैं, इसके लिए आपका पेज उसने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो सब हेडिंग्स इसलिए आपको यूज करनी पड़ेगी और कोशिश करनी है उन सब हेडिंग्स में भी आपके कीवर्ड्स आ जाए। ठीक है, और एक और कोशिश करनी है आपको कि जो आप कीवर्ड्स बना रहे हैं तो हमारे जो मेन आपके सेकेंडरी जो कीवर्ड्स थे, प्राइमरी से जो रेलेवेंट कीवर्ड्स थे उनको आप यूज कर लें। फिर आता है की फ्रेज इन स्लग। स्लग का मतलब मैंने आपको बताया था भाई, दोबारा समझा देता हूँ एक बार। स्लग होता क्या है कि ये जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हमारे डोमेन के आगे जब पोस्ट हमारा ओपन होगा, यहाँ पर डोमेन के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है तो डोमेन के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब क्या है हमारा स्लग। तो मैंने आपको भाई जो बताया तभी स्टार्टिंग में बता दिया था ना कि आपको क्या करना है, स्लग में आपको अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है। तो ये हमने कर रखा है ऑलरेडी, कह रहा है ग्रेट वर्क। प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज, मतलब यू आर नॉट यूज्ड दिस की फ्रेज बिफोर, वेरी गुड, मतलब आपने कभी अपने पेज में, अपनी पूरी वेबसाइट में इस कीवर्ड को पहले कभी यूज नहीं किया। ठीक है, एसईओ जो कीवर्ड है आपका, अपने इस वेबसाइट में पहले कभी किसी दूसरे पेज या ब्लॉग में इस कीवर्ड को यूज नहीं किया है, ये बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। अब अगर ऐसा हम लोग कर देते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग अगर एक कीवर्ड के मल्टीपल पेजेस बना दें अपनी वेबसाइट पर तो क्या होगा भाई? क्या होगा? चलो कल बताऊंगा।